इतिहास की सबसे खतरनाक ताकत तलवार नहीं थी, वो समय था। तलवार तुम्हें एक बार मारती है, समय तुम्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा खत्म करता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें लगता है तुम्हारे पास बहुत समय है। यही भ्रम इंसान को सुस्त बनाता है, टालने वाला बनाता है और धीरे धीरे उसकी संभावनाओं को चुपचाप खत्म कर देता है। ये ऑडियो बुक तुम्हें मोटिवेट करने के लिए नहीं बनी, ये तुम्हें भीतर तक हिलाने के लिए बनी है, क्योंकि जब तक समय की सच्चाई भीतर बेचैनी पैदा नहीं करती, तब तक व्यवहार नहीं बदलता। द साइकोलॉजी ऑफ टाइम हमें ये समझाती है कि समय सिर्फ घड़ी की सुइयों की गति नहीं है। समय एक अनुभव है, एक मानसिक संरचना है, एक मनोवैज्ञानिक भ्रम है जिसे हमारा दिमाग अपनी यादों, भावनाओं और उम्मीदों से गढ़ता है। दो लोग एक ही 24 घंटे जीते हैं, लेकिन एक आगे बढ़ता है और दूसरा पछतावे में डूब जाता है। फर्क समय की मात्रा में नहीं, समय को देखने के नजरिए में होता है। बचपन इसलिए लंबा लगता है क्योंकि हर अनुभव नया होता है, और उम्र बढ़ने पर साल इसलिए उड़ जाते हैं क्योंकि जीवन दोहराव में बदल जाता है। हम भविष्य को हल्के में लेते हैं, वर्तमान सुख को ज्यादा महत्व देते हैं और टालमटोल के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन जब हम समय की साइकोलॉजी को समझ लेते हैं तो हम अपनी पहचान को बदलना शुरू कर देते हैं। यह केवल ऑडियो बुक नहीं है, यह मानसिक शल्यक्रिया है जो तुम्हें अपने समय के प्रति जागरूक बनाएगी और तुम्हें अपने ही जीवन का जिम्मेदार बनाएगी। चैप्टर 1। समय असली नहीं, अनुभव असली है। तुम्हें बचपन याद है? गर्मी की छुट्टियां, दोपहर की लंबी खामोशी, शाम तक खत्म न होने वाले दिन। एक एक घंटा जैसे फैल जाता था। घड़ी की सुइयां चलती थीं, लेकिन समय भारी था, ठहरा हुआ था। अब देखो, साल कैसे गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। जनवरी शुरू होती है और अचानक दिसंबर सामने खड़ा होता है। क्या सच में समय तेज हो गया है? नहीं, बदला है तुम्हारा दिमाग। समय एक भौतिक इकाई जरूर है, लेकिन उसका अनुभव पूरी तरह मानसिक है। इसे समझने के लिए एक शब्द याद रखो, माइनस मेमोरी डेंसिटी। जब तुम नए अनुभव जीते हो, तुम्हारा दिमाग ज्यादा विवरण दर्ज करता है। नई जगह, नए लोग, नई भावनाएं, नई सीख। हर दिन में कई मानसिक फ्रेम बनते हैं। बाद में जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो वे सारे फ्रेम उस अवधि को लंबा बना देते हैं। इसलिए बचपन लंबा लगता है। हर चीज नई थी, हर दिन में खोज थी, हर क्षण में आश्चर्य था। लेकिन वयस्क जीवन में क्या होता है? दिन दोहराव बन जाते हैं। वही रास्ता, वही स्क्रीन, वही बातचीत, वही रूटीन। दिमाग कम नई जानकारी रिकॉर्ड करता है, कम मानसिक स्नैपशॉट बनते हैं। और जब तुम पीछे देखते हो तो पूरा साल एक धुंधली लकीर जैसा लगता है। समय तेज नहीं हुआ, अनुभव पतला हो गया। मतलब साफ है, अगर तुम्हें जिंदगी लंबी महसूस करनी है तो तुम्हें अनुभव गहरा करना होगा। नई चीजें सीखनी होंगी, नए कौशल, नए विचार, नए जोखिम। रूटीन को तोड़ना होगा, दिमाग को फिर से जिज्ञासु बनाना होगा, वरना समय फिसलता रहेगा और तुम्हें लगेगा कि जीवन छोटा है। अब यहां एक गहरा सवाल खड़ा होता है, अगर हमारा दिमाग ही समय का अनुभव बना रहा है तो क्या हम अपने भविष्य के अनुभव को भी प्रभावित कर सकते हैं? क्या हम आने वाले समय को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं? जवाब है हां, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने दिमाग के एक जाल को समझना होगा। तुम्हें पता है कि व्यायाम जरूरी है, तुम्हें पता है कि पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें पता है कि कोई नया काम शुरू करना चाहिए, फिर भी तुम स्क्रॉल कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग वर्तमान इनाम को भविष्य के इनाम से ज्यादा महत्व देता है। इसे कहते हैं वर्तमान पूर्वाग्रह। अभी मिलने वाला सुख वास्तविक लगता है, भविष्य का लाभ धुंधला। चीनी अभी मीठी लगती है, स्वस्थ शरीर दूर का वादा है। मनोरंजन अभी आनंद देता है, कौशल भविष्य की शक्ति है। तुम आलसी नहीं हो, तुम अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग के शिकार हो। तुम्हारा भविष्य वाला संस्करण तुम्हें भावनात्मक रूप से वास्तविक नहीं लगता, वो तुम्हें एक अजनबी जैसा दिखता है। और इंसान अजनबी के लिए त्याग नहीं करता। अगर तुम्हें सच में बदलना है तो तुम्हें अपने भविष्य के स्वरूप को इतना स्पष्ट और भावनात्मक बनाना होगा कि वो अजनबी न रहे बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाए। यहीं से परिवर्तन की शुरुआत होती है। चैप्टर 2। भविष्य का धोखा। कल्पना करो तुम्हारे सामने दो विकल्प रखे जाते हैं। पहला, आज तुम्हें 100 रुपए मिलते हैं। दूसरा, 1 साल बाद तुम्हें 150 रुपए मिलेंगे। ज्यादातर लोग बिना ज्यादा सोचे आज के 100 रुपए चुन लेंगे। अब दृश्य बदलो, आज 100 रुपए या 1 साल बाद 10,000 रुपए। इस बार ज्यादातर लोग इंतजार करना पसंद करेंगे। इससे एक गहरी बात समझ आती है, हम भविष्य को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं करते, लेकिन हम उसे कम महत्व देते हैं।
हम भविष्य को डिस्काउंट करते हैं। समस्या यह नहीं है कि हमें भविष्य की परवाह नहीं, समस्या यह है कि हमारा दिमाग तत्काल लाभ को ज्यादा वास्तविक मानता है। भविष्य का लाभ तब तक आकर्षक नहीं लगता जब तक वह असाधारण रूप से बड़ा न हो। यही वजह है कि छोटे छोटे दैनिक फैसलों में हम वर्तमान सुख को चुन लेते हैं, भले ही उसका दीर्घकालिक नुकसान हो। अब दर्द को देखो। जब कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है तो उसे पता होता है कि फेफड़ों का कैंसर एक संभावित परिणाम है, लेकिन वो खतरा दूर है, अमूर्त है। अभी शरीर में दर्द नहीं है, इसलिए दिमाग उसे गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन यदि हर सिगरेट के साथ तुरंत तेज दर्द हो तो व्यवहार तुरंत बदल जाएगा। हमारा मस्तिष्क निकट खतरे पर तेजी से प्रतिक्रिया करता है, दूर खतरे को टाल देता है। इसीलिए समय सीमाएं इतनी प्रभावशाली होती हैं। जब परीक्षा की तारीख दूर होती है तो तैयारी टलती रहती है। जैसे ही तारीख नजदीक आती है, अचानक ऊर्जा बढ़ जाती है। कारण सरल है, भविष्य का परिणाम वर्तमान में प्रवेश कर जाता है। दर्द या लाभ करीब महसूस होने लगता है। यहीं एक और जाल सामने आता है जिसे समय असंगति कहा जा सकता है। आज तुम निश्चय करते हो कि कल से सुबह 5 बजे उठोगे। उस क्षण तुम प्रेरित होते हो, तुम्हें लगता है कि भविष्य का तुम्हारा रूप अनुशासित होगा। लेकिन जैसे ही कल आता है और अलार्म बजता है, वर्तमान का तुम थकान महसूस करता है। दिमाग फुसफुसाता है, आज आराम कर लो, असली शुरुआत कल से। ये वही चक्र है जो सालों तक चलता रहता है। तुम्हारा आज वाला रूप तुम्हारे कल वाले रूप से झूठ बोलता है। तुम भविष्य के अपने आप पर भरोसा करते हो कि वो अधिक मजबूत होगा, अधिक इच्छा शक्ति वाला होगा। लेकिन जब भविष्य वर्तमान बनता है, वो भी उसी मनोविज्ञान से संचालित होता है। इसलिए परिवर्तन टलता रहता है। अगर तुम सच में समय को अपने पक्ष में मोड़ना चाहते हो तो 3 बदलाव आवश्यक हैं। पहला, भविष्य को भावनात्मक बनाओ। उसे केवल लक्ष्य के रूप में मत देखो, उसे जीवित रूप दो। दूसरा, वर्तमान प्रलोभनों की कीमत बढ़ाओ ताकि उनका चयन आसान न रहे। तीसरा, अपनी पहचान को दीर्घकालिक आधार पर गढ़ो ताकि हर निर्णय भविष्य से जुड़ा हो। पहचान कैसे बदलती है, ये समझना अगले चरण की कुंजी है। चैप्टर 3, पहचान और समय का रिश्ता। सबसे खतरनाक कैद जेल नहीं होती, वो पहचान होती है। तुम जो हो वो तुम्हारे रोज के फैसलों का परिणाम है। और तुम्हारे फैसले इस बात से बनते हैं कि तुम समय को कैसे देखते हो। यही असली खेल है। 2 लोग एक ही 24 घंटे जीते हैं, लेकिन एक कहता है कि वो बस समय काट रहा है, दूसरा कहता है कि वो अपना भविष्य बना रहा है। पहले के लिए समय बिताने की चीज है, दूसरे के लिए निवेश की। फर्क समय में नहीं, पहचान में है। तुम खुद को जैसा मानते हो वैसा ही व्यवहार करते हो। अगर तुम भीतर से खुद को औसत मानते हो तो तुम्हारे फैसले भी औसत होंगे। अगर तुम खुद को अनुशासित इंसान मानते हो तो तुम्हारा दिमाग खुद तुम्हें रोकेगा जब तुम बेवजह समय बर्बाद करोगे। पहचान एक लंबी कहानी है जो तुम अपने बारे में गढ़ते हो, और यह कहानी समय के बिना बन ही नहीं सकती। जो व्यक्ति खुद को लेखक मानता है वो रोज लिखता है। जो खुद को फिट मानता है वो व्यायाम छोड़ते समय अपराध बोध महसूस करता है, क्योंकि पहचान भविष्य से जुड़ी होती है, केवल वर्तमान सुख से नहीं। ज्यादातर लोग समय प्रबंधन सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली समस्या समय प्रबंधन नहीं, पहचान प्रबंधन है। तुम कैलेंडर बदलकर नहीं बदलते, तुम चरित्र बदलकर बदलते हो। और चरित्र बनता है समय के साथ दोहराए गए कार्यों से। यही चक्र है। समय पहचान बनाता है और पहचान तय करती है कि समय कैसे इस्तेमाल होगा। अगर ये चक्र गलत दिशा में है तो तुम सालों तक वहीं फंसे रहोगे। यहां समय क्षितिज की बात आती है। कुछ लोग सिर्फ आज तक सोचते हैं, कुछ 1 हफ्ता आगे, कुछ 1 साल और कुछ 10 साल। जिसकी सोच जितनी लंबी, उसके फैसले उतने परिपक्व। छोटा क्षितिज कहता है आज का आनंद कल की कीमत से बड़ा है। लंबा क्षितिज कहता है आज का त्याग कल की ताकत है। बड़ी उपलब्धियां उन्हीं ने बनाई जिन्होंने वर्तमान को भविष्य की नजर से देखा। समय ब्याज की तरह काम करता है। एक दिन का अनुशासन छोटा लगता है, लेकिन 5 साल बाद वो विस्फोटक अंतर बन जाता है। एक दिन की लापरवाही छोटी लगती है, लेकिन वर्षों में पहचान को गिरा देती है। हमारा दिमाग सीधी रेखा में सोचता है, लेकिन समय घातीय रूप से बढ़ता है। रोज थोड़ा सुधार बड़ा परिणाम देता है, रोज थोड़ी अनदेखी बड़ी गिरावट बन जाती है। कल्पना करो तुम 70 साल के हो और पीछे देख रहे हो। सबसे बड़ा पछतावा क्या होगा? कोशिश करना या कोशिश ही न करना। सबसे गहरा दर्द अधूरे सपनों का होता है। इसलिए अपने 10 साल बाद के स्वरूप की कल्पना करो। क्या वो तुम पर गर्व करेगा या निराश होगा? जब भविष्य का तुम्हारा रूप तुम्हें वास्तविक लगेगा,
तब वर्तमान के प्रलोभन कमजोर पड़ेंगे। लक्ष्य नहीं, पहचान तय करो। जब पहचान दीर्घकालिक होती है, समय दुश्मन नहीं साथी बन जाता है। चैप्टर 4। टालमटोल का असली अपराधी, डोपामिन, डर और झूठा कल। तुम्हें लगता है तुम आलसी हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें बचा रहा है। टालमटोल कोई साधारण आदत नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक रक्षा तंत्र है। जब भी तुम किसी महत्वपूर्ण काम की शुरुआत करने वाले होते हो, तुम्हारा दिमाग संभावित दर्द को पहचान लेता है। असफल होने का डर, दूसरों से तुलना का डर, अपूर्ण दिखने का डर, ये असुविधा पैदा करता है, और दिमाग का पहला काम है तुम्हें असुविधा से बचाना। लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं था, लेकिन अधिकतर मामलों में समस्या समय की नहीं, भावनाओं की होती है। काम नहीं टलता, उस काम से जुड़ी असुविधा टलती है। जैसे ही तुम्हें बेचैनी महसूस होती है, तुम एक आसान रास्ता ढूंढ लेते हो। स्क्रीन खोल लेते हो, कोई वीडियो देख लेते हो, कुछ खा लेते हो, किसी से बात करने लगते हो। यह सब अस्थायी राहत देता है। यहां डोपामिन का खेल शुरू होता है। डोपामिन खुशी नहीं है, यह अपेक्षा है। जब तुम किसी अनिश्चित और तेज उत्तेजना वाली चीज में लगते हो, जैसे छोटी छोटी वीडियो, तो हर बार नया परिणाम मिलने की संभावना दिमाग में तेज रासायनिक प्रतिक्रिया पैदा करती है। तुम्हें तुरंत हल्का सुख मिलता है। इसके विपरीत, किताब पढ़ना, नई कौशल सीखना या योजना बनाना धीमा और अनिश्चित परिणाम देता है। दिमाग स्वाभाविक रूप से आसान और तत्काल इनाम चुनता है। यह कमजोरी नहीं, जैविक संरचना है। फिर आता है झूठा कल। तुम आज निर्णय लेते हो कि कल से अनुशासन शुरू करोगे। उस क्षण तुम भविष्य के अपने रूप को अधिक सक्षम मान लेते हो। लेकिन जब कल आता है, वो भी वर्तमान बन जाता है और उसी मनोविज्ञान से चलता है। अगर आज अनुशासन नहीं है तो कल अचानक पैदा नहीं होगा। यही समय असंगति है, जिसमें आज का तुम कल के तुम पर भरोसा करके खुद को धोखा देता है। एक और भ्रम है कि पहले प्रेरणा आएगी, फिर काम होगा। वास्तव में पहले काम होता है, फिर प्रगति दिखती है, फिर प्रेरणा जन्म लेती है। सबसे कठिन हिस्सा शुरुआत है। जब तुम केवल 5 मिनट के लिए शुरू करते हो, तो दिमाग का प्रतिरोध घटने लगता है, क्योंकि अनिश्चितता कम हो जाती है। हर बार जब तुम टालते हो, तुम अपनी पहचान के पक्ष में एक वोट डालते हो। या तो तुम भविष्य बना रहे हो या उसे नुकसान पहुंचा रहे हो। टालमटोल धीरे धीरे आत्मसम्मान को खा जाता है। इसलिए केवल इच्छा शक्ति पर निर्भर मत रहो। अपना वातावरण बदलो, उच्च उत्तेजना कम करो, उत्पादक कार्यों को आसान बनाओ। प्रणाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती है। जब समस्या स्पष्ट दिखने लगती है, तभी वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। चैप्टर 5। भविष्य का डर और अतीत का पछतावा, मानसिक कैद से बाहर। सबसे भारी जंजीर लोहे की नहीं होती, वो यादों और कल्पनाओं की होती है। इंसान अक्सर 2 जगहों में अटका रहता है, या तो बीते हुए समय में या आने वाले समय में। अजीब बात यह है कि दोनों ही जगह उसका वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, फिर भी वही उसकी वर्तमान जिंदगी को नियंत्रित कर रहे होते हैं। यही अदृश्य जेल है, जिसमें अधिकांश लोग पूरी उम्र कैद रहते हैं। जब तुम किसी पुरानी गलती को याद करते हो, कोई छूटा हुआ अवसर या कोई ऐसा रिश्ता जो संभल सकता था, तो दिल भारी हो जाता है। लेकिन सच यह है कि अतीत अब एक मानसिक संरचना है। वो घटना खत्म हो चुकी है, केवल उसकी स्मृति और उससे जुड़ा भावनात्मक पैटर्न बचा है। फिर भी तुम उसे बार बार सक्रिय करते हो। दिमाग अधूरी चीजों को पूरा करना चाहता है। अधूरे सपने, अधूरे संवाद, अधूरी कोशिशें मानसिक खुले चक्र बन जाते हैं, और हर खुला चक्र तुम्हारी ऊर्जा खाता है। सबसे गहरा पछतावा गलत फैसलों से नहीं आता, बल्कि उन फैसलों से आता है जो कभी लिए ही नहीं गए। कोशिश न करने का दर्द लंबा चलता है। कार्रवाई का दर्द अस्थायी होता है, लेकिन निष्क्रियता कल्पना को जिंदा रखती है। कल्पना अक्सर वास्तविकता से ज्यादा निर्दयी होती है। अब भविष्य की ओर देखो। तुम कितनी बार ऐसी घटनाओं की चिंता करते हो जो अभी हुई ही नहीं हैं? असफलता का डर, उपहास का डर, नुकसान का डर। हमारा दिमाग अनिश्चितता को खतरा समझता है। यह तंत्र हमें शारीरिक खतरों से बचाने के लिए विकसित हुआ था, लेकिन आज खतरे अधिकतर मानसिक हैं। फिर भी दिमाग वही प्रतिक्रिया देता है, जैसे कोई शेर सामने खड़ा हो। अंतर सिर्फ इतना है कि अब तुम वास्तविक खतरे से नहीं, संभावनाओं से भाग रहे हो। तुम शारीरिक रूप से वर्तमान में हो, लेकिन मानसिक रूप से समय यात्रा कर रहे हो, कभी 5 साल पीछे, कभी 10 साल आगे। और इस यात्रा पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। परिणाम ये होता है कि अतीत अपराध बोध बन जाता है, भविष्य भय बन जाता है, और वर्तमान खाली रह जाता है। यही चक्र उत्पादकता, आत्मविश्वास और पहचान को कमजोर करता है। वर्तमान ही एकमात्र स्थान है जहां कार्रवाई संभव है। अतीत से सीख मिलती है, भविष्य दिशा देता है, लेकिन बदलाव केवल अभी हो सकता है। अगर तुम पछतावे में फंसे रहोगे तो कदम नहीं उठाओगे।
अगर डर में फंसे रहोगे तो जोखिम नहीं लोगे। अतीत को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसकी व्याख्या बदली जा सकती है। हर पछतावे से सीख निकालो और उसे भविष्य की सुरक्षा में बदलो। जब भविष्य की चिंता आए, सबसे बुरे परिदृश्य को लिखो और उससे निपटने की योजना बनाओ। स्पष्टता डर को कमजोर करती है। मानसिक रूप से मजबूत लोग अतीत को शिक्षक मानते हैं, भविष्य को परियोजना और वर्तमान को कार्यशाला। वे डर या दोष में नहीं जीते, वे निर्माण में जीते हैं। असली समस्या समय की कमी नहीं, मानसिक अव्यवस्था है। जब तक मन साफ नहीं होगा, ध्यान संभव नहीं। आज से एक नियम अपनाओ, अतीत से सीखो, भविष्य की योजना बनाओ, लेकिन कार्रवाई केवल वर्तमान में करो। तभी समय तुम्हारी कैद नहीं, तुम्हारी ताकत बनेगा। चैप्टर 6। समय को गुणा करने वाले लोग। कुछ लोग 10 साल में वो हासिल कर लेते हैं जो दूसरे 40 साल में भी नहीं कर पाते। उनके पास भी दिन में 24 घंटे थे, तुम्हारे पास भी उतने ही हैं। फर्क समय की मात्रा में नहीं, उसकी गुणवत्ता में है। यही वो मानसिक अंतर है जो साधारण और असाधारण के बीच दीवार बनकर खड़ा है। व्यस्त रहना आसान है, उत्पादक होना कठिन। व्यस्त लोग दिन भर भागते हैं, कॉल, संदेश, मीटिंग, नोटिफिकेशन। रात को थककर संतोष करते हैं कि बहुत काम किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो भविष्य में भी मूल्य देगा? उत्पादक लोग कम काम करते हैं, लेकिन सही काम करते हैं। वे समय को कार्यों की संख्या से नहीं, प्रभाव से मापते हैं। व्यस्त लोग समय खर्च करते हैं, उत्पादक लोग समय निवेश करते हैं। समय तब गुणा होता है जब तुम ऐसे कार्य चुनते हो जिनका प्रतिफल भविष्य में मिलता है। नई कौशल सीखना, स्वास्थ्य बनाना, संबंध मजबूत करना, संपत्ति या ज्ञान तैयार करना, ये सब धीरे धीरे बढ़ते हैं और एक दिन विस्फोटक परिणाम देते हैं। लेकिन बिना सोचे देखना, शिकायत करना या बिना दिशा के भटकना कभी नहीं बढ़ता। गुणक मानसिकता का मतलब है हर काम से पूछना कि क्या ये भविष्य में भी मुझे लाभ देगा। अगर उत्तर नहीं है तो वह समय की रिसाव है। उच्च प्रभाव वाली सोच समझते ही समय का मूल्य बदल जाता है। तब तुम मिनट नहीं गिनते, परिणाम गिनते हो। 2 घंटे गहरे एकाग्र होकर काम करना 8 घंटे सतही काम से अधिक शक्तिशाली हो सकता है। गहरा काम असुविधाजनक होता है क्योंकि उसमें ध्यान, धैर्य और मानसिक प्रयास चाहिए, लेकिन वही पहचान बनाता है। असंरचित दिन बह जाते हैं। जब तुम पहले से तय करते हो कि कब क्या करना है, तो निर्णय की थकान घटती है और स्पष्टता बढ़ती है। जो लोग अपने समय को संरचना देते हैं, वे संयोग के शिकार नहीं बनते। इसके साथ एक और सत्य जुड़ा है, समय सीमित है, ऊर्जा बदलती रहती है। यदि शरीर और मन थके हैं तो घंटे व्यर्थ जाएंगे। इसलिए नींद, आहार और व्यायाम भी समय गुणा करने का हिस्सा हैं। हर निर्णय को 10 साल के दृष्टिकोण से देखो। ये आदत 10 साल बाद कैसी दिखेगी? ये कौशल तब कितना मूल्यवान होगा? यह निवेश किस दिशा में ले जाएगा? यह सोच अल्पकालिक प्रलोभन को कमजोर करती है। अगर तुमने कुछ वर्ष खो दिए हैं तो वो अंतिम निर्णय नहीं है, लेकिन रिसाव रोकना और वृद्धि शुरू करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। समय तुम्हारे खिलाफ भी बढ़ सकता है और तुम्हारे पक्ष में भी। चुनाव तुम्हारा है। जब तुम सचेत होकर योजना बनाते हो तो समय हथियार बन जाता है, वरना वो चुपचाप तुम्हें पीछे छोड़ देता है। चैप्टर 7। मृत्यु, सीमित समय और असली अर्थ। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि तुम्हारे पास समय है। सच ये है कि तुम्हारे पास केवल सीमित समय है और तुम्हें नहीं पता कितना। फिर भी हम ऐसे जीते हैं जैसे सब कुछ बाद में कर लेंगे, जैसे जीवन अनंत है। लेकिन जीवन सीमित है, कठोर रूप से सीमित। और जब तक ये सच्चाई भीतर तक नहीं उतरती, तब तक हमारे फैसले सतही ही रहेंगे। जब इंसान को अपनी मृत्यु का एहसास होता है, उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। छोटी बहसें महत्वहीन लगने लगती हैं। अहंकार हल्का पड़ जाता है। तुलना का खेल फीका हो जाता है, क्योंकि अचानक समय की कीमत वास्तविक हो जाती है। मनोविज्ञान में इसे मृत्यु जागरूकता कहा जाता है, जब मृत्यु का विचार हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है। जिन लोगों ने सचेत रूप से अपनी नश्वरता पर विचार किया है, वे अक्सर अधिक अर्थपूर्ण लक्ष्य चुनते हैं। वे तात्कालिक प्रशंसा के पीछे नहीं भागते, वे विरासत के बारे में सोचते हैं। यदि तुम्हें लगता है कि समय असीम है, तो टालमटोल आसान हो जाता है। अभी नहीं, बाद में। गंभीरता बाद में आएगी। लेकिन जब तुम समझते हो कि समय सीमित है, तो व्यवहार बदलता है। कल्पना करो कि तुम्हारे पास केवल 5 साल हों। तुम क्या अलग करोगे? फिर सोचो कि तुम्हें नहीं पता कितना समय है। यही वास्तविकता है। यांत्रिक समय वो है जो घड़ी दिखाती है। अर्थपूर्ण समय वो है जो तुम्हारा भीतर महसूस करता है। 1 घंटा किसी नीरस काम में और 1 घंटा किसी मूल्यवान कार्य में बराबर नहीं लगता।
जब तुम्हारा काम तुम्हारे मूल्यों से जुड़ा होता है तो समय उद्देश्यपूर्ण हो जाता है, लेकिन जब तुम केवल जीने की कोशिश कर रहे होते हो तो साल बिना छाप छोड़े निकल जाते हैं। एक दिन तुम यहां नहीं रहोगे। यह कठोर है लेकिन सत्य है। प्रश्न ये नहीं कि मृत्यु आएगी या नहीं, प्रश्न ये है कि उससे पहले तुम क्या निर्माण करोगे। विरासत केवल प्रसिद्ध लोगों के लिए नहीं होती। विरासत वो है जो तुम्हारे बाद भी किसी के जीवन में सुधार छोड़ जाए। तत्परता और घबराहट में फर्क है। स्वस्थ तत्परता कहती है कि समय सीमित है, इसलिए अर्थपूर्ण काम करो। घबराहट कहती है कि समय कम है, इसलिए बिना दिशा के दौड़ो। स्पष्टता इस अंतर को तय करती है। अपने जीवन के अंतिम दिन की कल्पना करो। कौन से कार्य होंगे जिन्हें टालने का पछतावा होगा? कौन से कदम होंगे जिन पर गर्व होगा? यह विचार असुविधाजनक है, लेकिन ध्यान केंद्रित करता है। समय प्रबंधन अंतिम समाधान नहीं है, समय का सम्मान समाधान है। हर दिन एक छोटा जीवन है। सुबह जन्म, रात अंत। तुम रोज जीते हो और रोज थोड़ा खत्म होते हो। तुम अमर नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास निर्माण करने का अवसर है। समय तुम्हें खत्म करेगा, यह निश्चित है। प्रश्न यह है कि उससे पहले तुम क्या बनाओगे। चैप्टर 8 निर्णय, समय और चरित्र की वास्तुकला। तुम्हारी जिंदगी बड़े नाटकीय फैसलों से नहीं बनी है, वह उन छोटे छोटे निर्णयों से बनी है जो तुम रोज लेते हो। समस्या यह है कि तुम छोटे फैसलों को हल्के में लेते हो, लेकिन समय उन्हें हल्के में नहीं लेता। समय हर छोटे निर्णय को दर्ज करता है और धीरे धीरे उनसे तुम्हारा चरित्र गढ़ता है। दिन भर में तुम सैकड़ों सूक्ष्म निर्णय लेते हो। क्या पहनना है, क्या खाना है, किस संदेश का जवाब देना है, किस काम को पहले करना है। हर निर्णय मानसिक ऊर्जा लेता है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, ये ऊर्जा घटती जाती है। तब दिमाग आसान विकल्प चुनने लगता है। वही परिचित रास्ता, वही आरामदायक चुनाव। यही कारण है कि शाम तक अनुशासन ढीला पड़ जाता है। यह कमजोरी नहीं, मानसिक थकान है। सुबह तुम्हारी इच्छा शक्ति सबसे मजबूत होती है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण काम दिन की शुरुआत में करना चाहिए। अगर दिन का पहला घंटा बिना उद्देश्य के स्क्रीन पर निकल जाता है तो तुम अपनी सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा खो चुके हो। जो लोग समय को गुणा करते हैं वे सुबह से ही नियंत्रण ले लेते हैं। वे प्रतिक्रिया नहीं करते, वे निर्माण करते हैं। हर छोटा निर्णय एक वोट है। तुम सोचते हो कि आज एक दिन छोड़ देने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ता है। रोज एक वोट अनुशासन को दोगे तो पहचान मजबूत होगी। रोज एक वोट टालने को दोगे तो पहचान कमजोर होगी। समय निष्पक्ष नहीं रहता, वह जोड़ता रहता है। अगर तुमने अपना वातावरण डिजाइन नहीं किया तो कोई और तुम्हारे लिए डिजाइन कर रहा है। तुम्हारा फोन, ऐप्स और नोटिफिकेशन तुम्हारी मनोवृत्ति को समझते हैं। उनका लक्ष्य तुम्हारा ध्यान है। ध्यान ही समय है और समय ही जीवन। चरित्र केवल प्रेरणा से नहीं बनता, वह संरचना से बनता है। चरित्र दोहराव से बनता है। सही काम को पर्याप्त बार, पर्याप्त दबाव में दोहराओ, पहचान बदलने लगती है। मजबूत चरित्र नाटकीय क्षणों से नहीं, उबाऊ निरंतरता से बनता है। तत्काल सुख छोड़कर भविष्य के लाभ को चुनना परिपक्वता है। यदि तुम 5 मिनट के सुख के लिए 5 साल की प्रगति छोड़ देते हो तो यह भावनात्मक अपरिपक्वता है। अत्यधिक प्रभावी लोग हर चीज पर अलग से निर्णय नहीं लेते, वे कुछ फैसले स्वचालित कर देते हैं। निश्चित समय पर व्यायाम, पढ़ाई, नींद, इससे अनावश्यक निर्णय घटते हैं और ऊर्जा बचती है। सबसे खतरनाक गिरावट अचानक नहीं होती, वो धीरे धीरे होती है। एक दिन का विराम, फिर 3 दिन, फिर हफ्ते, फिर महीने, और बिना महसूस किए पहचान बदल जाती है। इसलिए सजग जीवन जरूरी है। हर हाँ सोची समझी हो, हर न स्पष्ट हो। स्पष्टता ऊर्जा बचाती है, भ्रम उसे खाता है। तुम्हारी जिंदगी भाग्य से नहीं बनेगी, वो रोज के डिजाइन से बनेगी। तुम वास्तुकार हो, समय सामग्री है और निर्णय ईंटें हैं। अब सवाल यह है कि तुम इमारत बना रहे हो या मलबा जमा कर रहे हो। चैप्टर 9 समय का भ्रम और तुलना का जहर। समय की सबसे खतरनाक चोरी कोई और नहीं करता, तुलना करती है। जैसे ही तुम किसी और की चमकती हुई उपलब्धियां देखते हो, तुम्हारी अपनी यात्रा अचानक धीमी और अधूरी लगने लगती है। यहीं से समय का मनोवैज्ञानिक विकृति शुरू होती है। मान लो तुमने पिछले 1 साल में वास्तविक प्रगति की है, तुम्हारी कौशल बेहतर हुई है, आय थोड़ी बढ़ी है, स्वास्थ्य सुधरा है। लेकिन जैसे ही तुम देखते हो कि कोई और तुमसे आगे निकल चुका है, तुम्हें अपना पूरा वर्ष बेकार लगने लगता है। समस्या तुम्हारी प्रगति में नहीं, तुम्हारी धारणा में है। तुलना समय की अनुभूति को बिगाड़ देती है। तुम्हें लगता है कि तुम पीछे हो, जबकि तुम अपनी ही समय रेखा पर आगे बढ़ रहे होते हो। सोशल मीडिया एक सजाई हुई वास्तविकता है।
लोग अपनी सफलताएं दिखाते हैं, संघर्ष नहीं। लेकिन तुम्हारा दिमाग उस तुलना को वास्तविक मान लेता है। तुम उनके चरम क्षणों की तुलना अपने सामान्य दिनों से करते हो। ये असमान समीकरण है और ये तुम्हारे समय से संतोष छीन लेता है। कई लोग उम्र के पड़ाव पर घबरा जाते हैं। 25 पर बेचैनी, 30 पर संकट, 40 पर निराशा। कारण यह है कि उन्होंने एक काल्पनिक समय रेखा अपना ली है। उन्हें लगता है कि इस उम्र तक यह हासिल कर लेना चाहिए था। लेकिन यह मानक किसने तय किया? समाज, परिवार, मित्र या इंटरनेट ने? तुमने उसे सचेत रूप से नहीं चुना, तुमने उसे अपनाया। हर व्यक्ति की शुरुआत अलग होती है। संसाधन अलग, माहौल अलग, अनुभव अलग, सोच अलग। फिर भी हम अंत की रेखा की तुलना करते हैं। यह गणितीय रूप से भी अनुचित है और मानसिक रूप से भी हानिकारक। जब तुम खुद को देर से मान लेते हो तो तत्परता घबराहट में बदल जाती है और घबराहट स्पष्टता को नष्ट कर देती है। कुछ लोग तेज सफलता चाहते हैं, तेज पैसा, तेज परिणाम, तेज पहचान। लेकिन विकास जैविक है, घातीय है। बीज को समय चाहिए। अगर तुम रोज उसे खोदकर देखोगे कि जड़ें बढ़ी या नहीं, तो वो नष्ट हो जाएगा। धैर्य असफलता नहीं है, वो प्रक्रिया का हिस्सा है। जब तुम 1 साल की सोच रखते हो तो अधीर हो जाते हो। जब तुम 5 साल की सोच अपनाते हो तो यथार्थवादी बन जाते हो। 5 साल का केंद्रित प्रयास पहचान बदल सकता है। समस्या यह है कि दिमाग अल्पकालिक दृष्टि में फंसा रहता है, इसलिए प्रगति धीमी लगती है। दृष्टिकोण बदलो, समय का अनुभव बदल जाएगा। तुलना छोड़ते ही समय तुम्हारा हो जाता है। तब तुम दौड़ना बंद कर देते हो और निर्माण शुरू करते हो। तुम किसी दौड़ में नहीं हो, तुम अपनी यात्रा पर हो। हर रात खुद से पूछो कि क्या तुम पिछले साल से बेहतर हो? क्या तुम्हारी आदतें स्थिर हैं? क्या दिशा स्पष्ट है? यदि उत्तर हाँ है तो तुम सही राह पर हो। तुम देर से नहीं हो, तुम भटके हुए हो। यदि तुम तुलना में फंसे हो, तुम्हारी समय रेखा अनूठी है और तुलना उसे विकृत कर देती है। चैप्टर 10, धैर्य और तत्परता का संतुलन। जिंदगी में 2 तरह के लोग असफल होते हैं। पहले वे जो कहते हैं कि अभी बहुत समय है, और दूसरे वे जो घबराकर कहते हैं कि समय निकल रहा है, जल्दी करो। एक सुस्ती में डूब जाता है, दूसरा बेचैनी में टूट जाता है। सफलता उन लोगों के हिस्से आती है जो धैर्य और तत्परता के बीच संतुलन बनाना सीख लेते हैं। केवल धैर्य खतरनाक हो सकता है। यदि तुम हर चीज को समय पर छोड़ते रहोगे तो यह धीरे धीरे टालने की आदत बन जाएगी। धीरे धीरे हो जाएगा, अभी सही समय नहीं है, मौका आने दो। ये वाक्य अक्सर डर को छिपाते हैं। सच्चा धैर्य निष्क्रिय इंतजार नहीं है। सच्चा धैर्य लंबी दूरी तक लगातार चलने की क्षमता है। यदि कदम रुक गए हैं तो वो धैर्य नहीं, ठहराव है। दूसरी ओर केवल तत्परता भी नुकसानदेह है। कुछ लोग हर समय भागते रहते हैं। हर दिन नई योजना, हर हफ्ते नया लक्ष्य, हर महीने नई दिशा। बाहर से वे सक्रिय दिखते हैं लेकिन भीतर से अस्थिर होते हैं। जब तत्परता के साथ धैर्य नहीं होता तो वह घबराहट बन जाती है और घबराहट निर्णयों को कमजोर कर देती है। संतुलन का अर्थ है कि धैर्य दिशा देता है और तत्परता गति। यदि दिशा नहीं है तो गति तुम्हें गलत जगह पहुंचा देगी। यदि गति नहीं है तो दिशा केवल कल्पना बनकर रह जाएगी। तुम्हारी सोच लंबी होनी चाहिए लेकिन कदम आज उठने चाहिए। 10 साल की दृष्टि रखो लेकिन आज की कार्रवाई करो। केवल भविष्य में जीने वाले लोग कभी शुरू नहीं करते और केवल आज में जीने वाले लोग बड़ा निर्माण नहीं कर पाते। धैर्य के लिए प्रगति का प्रमाण जरूरी है। जब परिणाम तुरंत नहीं दिखते तो मन निराश होता है। इसलिए छोटे लक्ष्य और छोटी जीतें जरूरी हैं। वे मन को बताते हैं कि रास्ता सही है। तत्परता का सही उपयोग तब है जब काम के समय पूरा ध्यान लगाया जाए और आराम के समय बिना अपराध बोध के विश्राम किया जाए। स्पष्टता तनाव को कम करती है। कई लोग सोचते रहते हैं और सही समय का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन समय कभी परिपूर्ण नहीं होगा। सही समय बनाने के लिए कार्रवाई करनी पड़ती है। तेज चिंगारी जल्दी जलती है और बुझ जाती है, लेकिन धीमी आग स्थायी होती है और अंत में कठोर धातु को भी पिघला देती है। स्थिरता धैर्य से आती है, ऊर्जा तत्परता से। अपने आप से पूछो कि क्या तुम बहुत इंतजार कर रहे हो या बिना दिशा के भाग रहे हो। संतुलन ही समाधान है। समय न तो रुकता है और न ही उसे दौड़कर हराया जा सकता है। उसके साथ स्थिरता, साहस और सजगता के साथ चलना ही उसे तुम्हारा साथी बनाता है। चैप्टर 11, दीर्घकालिक रणनीतिक सोच। समय को शतरंज की तरह खेलना। कमजोर लोग समय के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, मजबूत लोग समय के साथ योजना बनाते हैं।
अंतर बस इतना ही है, लेकिन यही अंतर पूरी जिंदगी बदल देता है। अधिकांश लोग दिन काटते हैं, कुछ लोग दशक गढ़ते हैं। यदि तुम केवल आज की घटनाओं पर प्रतिक्रिया दे रहे हो तो तुम अपनी दिशा खुद तय नहीं कर रहे, परिस्थितियां तुम्हें चला रही हैं। सुबह उठते ही यदि तुम फोन खोलते हो तो तुमने अपना नियंत्रण छोड़ दिया। संदेश, ईमेल, टिप्पणियां सब तुम्हारे ध्यान को खींच लेते हैं। तुम्हारा दिन दूसरों की प्राथमिकताओं से भर जाता है। रणनीतिक लोग पहले तय करते हैं कि आज का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। वे बाहरी शोर से पहले अपनी आंतरिक प्राथमिकता सक्रिय करते हैं। दीर्घकालिक सोच 3 स्तरों पर चलती है। आज क्या करना है, इस वर्ष किस दिशा में बढ़ना है और 10 वर्षों बाद किस प्रकार का व्यक्ति बनना है। यदि आज का निर्णय 1 साल की योजना से नहीं जुड़ा तो वह बिखरा हुआ है, और यदि 1 साल की योजना 10 साल की दृष्टि से नहीं जुड़ी तो वो सतही निर्माण है। स्पष्ट दृष्टि छोटे निर्णयों को सरल बना देती है। तुम्हें खुद से पूछना होगा कि 10 साल बाद तुम किस स्तर की क्षमता, आर्थिक स्थिति और चरित्र चाहते हो। बिना स्पष्ट दृष्टि के मेहनत केवल ऊर्जा की खपत है। रणनीतिक सोच त्याग मांगती है। हर अवसर स्वीकार नहीं किया जा सकता। हर हां के साथ कई न जुड़ी होती हैं। जो व्यक्ति हर दिशा में भागता है वो किसी दिशा में गहराई नहीं बनाता। हर निर्णय की एक अदृश्य कीमत होती है। यदि तुम 3 घंटे व्यर्थ सामग्री में खो देते हो तो तुमने 3 घंटे विकास को खो दिया। रणनीतिक व्यक्ति हर चुनाव से पहले उसकी कीमत समझता है। दीर्घकालिक सोच छोटे सुधारों पर भरोसा करती है। रोज थोड़ा बेहतर होना, थोड़ा बचाना, थोड़ा सीखना। ये प्रक्रिया रोमांचक नहीं लगती, इसलिए अधीर लोग बीच में छोड़ देते हैं। लंबी दौड़ के लिए भावनात्मक स्थिरता आवश्यक है। असफलता और देरी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। यदि हर झटका तुम्हें दिशा बदलने पर मजबूर कर देता है तो रणनीति टिक नहीं पाएगी। ध्यान को सीमित करना भी जरूरी है। हर बहस में कूदना, हर ट्रेंड का पीछा करना, हर खबर पढ़ना, ये सब ऊर्जा बिखेर देता है। रणनीतिक व्यक्ति आवेग में निर्णय नहीं लेता। वो अल्पकालिक अहंकार को दीर्घकालिक लक्ष्य के सामने नहीं रखता। यदि 5 साल बाद भी तुम वहीं खड़े हो तो ये भाग्य नहीं, योजना की कमी है। समय हर चीज को बढ़ाता है। यदि रणनीति है तो प्रगति बढ़ेगी, यदि नहीं है तो अव्यवस्था बढ़ेगी। अपने आप से पूछो कि क्या तुम्हारे पास स्पष्ट 10 वर्षीय दृष्टि है और क्या तुम्हारा आज उसी दिशा में जा रहा है। समय शतरंज की तरह है। सोच समझकर चली गई चाल धीरे धीरे बढ़त देती है। बिना सोचे चली गई चाल हार की ओर ले जाती है। तुम्हें तेज नहीं, टिकाऊ बनना है। चैप्टर 12। उच्च प्रदर्शन के समय अनुष्ठान। सफल लोग अलग पैदा नहीं होते, वे अलग तरीके से दिन शुरू करते हैं। तुम्हारी जिंदगी सालों से नहीं बदलती, सुबहों से बदलती है। हर दिन एक छोटा जीवन है और हर सुबह एक नया जन्म। सवाल ये नहीं है कि तुम कितने घंटे काम करते हो, सवाल ये है कि तुम दिन की शुरुआत कैसे करते हो। ज्यादातर लोग जागते ही फोन देखते हैं। नोटिफिकेशन, संदेश, खबरें, छोटे वीडियो। पहले ही मिनट में उनका ध्यान बाहरी दुनिया के कब्जे में चला जाता है। वे अपने दिन की दिशा खुद तय नहीं करते, परिस्थितियां तय करती हैं। उच्च प्रदर्शन करने वाले लोग पहला घंटा अपने लिए रखते हैं। बिना स्क्रीन, बिना शोर, बिना बाधा। वही घंटा पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर सुबह बिखरी हुई है तो दिन भी बिखरा होगा। अगर सुबह केंद्रित है तो दिन शक्तिशाली बनेगा। दिन की शुरुआत में कुछ मिनट शांत बैठना मामूली लग सकता है, लेकिन यही स्पष्टता पैदा करता है। खुद से पूछो कि आज का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। यदि केवल एक कार्य पूरा करना हो तो वह कौन सा होगा। यह प्रश्न दिमाग को प्राथमिकता तय करना सिखाता है। उच्च प्रदर्शन करने वाले लोग दिन का एक हिस्सा गहरे कार्य के लिए सुरक्षित रखते हैं। बिना बाधा, बिना बहुकार्य, केवल एक उच्च मूल्य वाला काम। 60 से 90 मिनट का केंद्रित काम पूरे दिन की गुणवत्ता बदल सकता है। व्यस्त रहना उपलब्धि नहीं है, सृजन उपलब्धि है। समय प्रबंधन से पहले ऊर्जा प्रबंधन आता है। यदि नींद अधूरी है, शरीर निष्क्रिय है और भोजन असंतुलित है तो ध्यान टिकेगा नहीं। शरीर और मन अलग नहीं है। स्थिर शरीर के बिना स्थिर मन संभव नहीं। काम शुरू करने से पहले एक छोटा अनुष्ठान बनाओ। कुछ गहरी सांसें, कार्यसूची स्पष्ट करना, फोन दूर रखना। जब यह प्रक्रिया रोज दोहराई जाती है तो दिमाग समझ जाता है कि अब ध्यान का समय है। यह साधारण प्रशिक्षण है, लेकिन प्रभाव गहरा होता है। दिन के अंत में 5 मिनट ये देखने के लिए निकालो कि कहाँ ध्यान भटका और कहाँ ऊर्जा गिरी। जागरूकता के बिना सुधार नहीं आता। शाम को काम समाप्त करते समय अगले दिन के 3 मुख्य कार्य लिख देना मन को शांत करता है और अनावश्यक सोच कम करता है। तुम्हें अत्यधिक जटिल दिनचर्या की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें नियमितता चाहिए।
रोज थोड़ा केंद्रित काम, रोज स्पष्ट शुरुआत और रोज शांत समापन। यही अनुशासित सरलता समय के साथ असाधारण परिणाम देती है। यदि तुम अपने दिन को डिजाइन नहीं करोगे तो तुम बहाव में बह जाओगे, और बहाव धीरे धीरे पहचान बदल देता है। उच्च प्रदर्शन आकर्षक नहीं दिखता, वो संरचना और निरंतरता से बनता है। चैप्टर 13, पहचान का पुनर्जन्म और समय पर स्वामित्व। तुम्हारी जिंदगी समय की कमी से बर्बाद नहीं होती, वो जागरूकता की कमी से बर्बाद होती है। समय हमेशा से उतना ही था, समस्या ये थी कि तुम उसे समझ नहीं रहे थे। अब तक तुमने देखा कि समय एक अनुभव है, पहचान उसे दिशा देती है। डोपामिन तुम्हें वर्तमान के जाल में फंसाता है, अतीत और भविष्य तुम्हें मानसिक कैद में डाल देते हैं। रणनीति समय को बढ़ाती है, रोजमर्रा के अनुष्ठान चरित्र गढ़ते हैं, और मृत्यु उसे मूल्य देती है। अब प्रश्न यह है कि इन सबको जोड़कर तुम क्या निर्माण करोगे। केवल जानना पर्याप्त नहीं है, जब तक ज्ञान व्यवहार में नहीं उतरता वो सूचना ही रहता है। परिवर्तन तब शुरू होता है जब तुम समय को संसाधन नहीं, जीवन मानने लगते हो। जब तुम कहते हो कि तुम्हारे पास समय नहीं है, तो वास्तव में तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास जीवन नहीं है। हर घंटा तुम्हारी ऊर्जा का हिस्सा है, उसे बिना सोच खर्च करना, अपने जीवन को बिना सोच खर्च करना है। पहला कदम है सम्मान। दूसरा कदम है पहचान को केंद्र में रखना। लक्ष्य बदलते रहते हैं, पहचान स्थायी होती है। यदि तुम खुद को अनुशासित मानते हो तो निर्णय बदल जाते हैं। यदि तुम खुद को गंभीर निर्माता मानते हो तो प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। तुम वही बनते हो जो बार बार करते हो, इसलिए दोहराव को हल्का मत समझो। तीसरा कदम है स्पष्ट दृष्टि। 10 साल बाद तुम कैसा व्यक्ति बनना चाहते हो, यह स्पष्ट करो। फिर उस दृष्टि को छोटे दैनिक कार्यों में बांट दो। हर दिन एक ईंट, हर हफ्ते समीक्षा, हर महीने सुधार। बिना दिशा के मेहनत केवल थकान देती है। चौथा कदम है मानसिक सफाई। अधूरे कार्य बंद करो, अनावश्यक तुलना हटाओ, अनावश्यक उपभोग कम करो। जब मन साफ होगा तो निर्णय स्पष्ट होंगे। स्पष्ट निर्णय बेहतर भविष्य बनाते हैं। पांचवां कदम है मृत्यु की जागरूकता। तुम अमर नहीं हो, यही सत्य तुम्हें उद्देश्य देता है। जब यह स्वीकार हो जाता है कि समय सीमित है, तो छोटी असुविधाएं और लोगों की राय महत्वहीन लगने लगती हैं। जो बचता है वो है अर्थपूर्ण निर्माण। अब तुम्हारे सामने चुनाव है, समय को यूं ही बीतने देना या उसके साथ निर्माण करना। हर सुबह नया अवसर है और हर रात एक दिन कम हो जाता है। समय दुश्मन नहीं, दर्पण है। वो दिखाता है कि तुम सच में कौन हो। यदि तुम उपयोग बदलते हो तो पहचान बदलती है, और पहचान बदलते ही जीवन की दिशा बदल जाती है। यहीं से तुम्हारा पुनर्जन्म शुरू होता है। अगर तुम यहां तक सुन चुके हो तो साफ है कि यह यात्रा घड़ी या कैलेंडर की नहीं थी, ये तुम्हारी थी। समय को गिनना आसान है, लेकिन समय को समझना कठिन है, क्योंकि समय बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर घटता है। हमने जाना कि समय एक अनुभव है, पहचान उसे दिशा देती है। डोपामिन तुम्हें तत्काल सुख में बांध देता है, अतीत तुम्हें अपराध बोध में रोकता है, भविष्य तुम्हें डर में जकड़ता है। रणनीति समय को बढ़ाती है, अनुशासन उसे आकार देता है, और मृत्यु उसे अर्थ देती है। अब असली सवाल ये नहीं कि तुम्हारे पास कितने साल बचे हैं। सवाल ये है कि आज का दिन किसके नाम लिखोगे। हर दिन तुम एक वोट डालते हो, या तो अपने मजबूत रूप के पक्ष में या अपने कमजोर बहानों के पक्ष में। समय चुप है, लेकिन निर्दयी रूप से ईमानदार है। वो बहस नहीं करता, वो सिर्फ परिणाम दिखाता है। अगर तुम्हें लगता है कि अभी बहुत समय है तो सावधान रहो, यही सबसे खतरनाक भ्रम है। और अगर तुम्हें लगता है कि देर हो चुकी है तो ये भी झूठ है। जब तक आज मौजूद है तब तक निर्माण संभव है। तुम्हें पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ आज का एक निर्णय बदलो। एक छोटा अनुशासन अपनाओ, एक छोटा सुधार शुरू करो, एक सच स्वीकार करो। धीरे धीरे वही छोटे कदम पहचान बनेंगे, और पहचान ही भविष्य लिखती है। समय इंतजार नहीं करेगा, अब चुनाव तुम्हारा है।